हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज फिर हम लोग क्विज का आगाज कर दिए हैं। आज क्विज स्टार्ट होगा। उससे पहले एक सूचना है कि जो भी भाई संझौली यानी नोखा के आसपास के हैं, जो भी संझौली के आसपास हैं, तो संझौली में क्या है कि एक दोस्त का ये लाइब्रेरी खुल गया है, श्री बालाजी डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। इसका पता है कि न्यू एरिया संझौली माँ अस्कामनी हार्डवेयर के सामने आपको जाना है। वहाँ लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें सभी तरह के फंक्शन से लैस है। आपको वाईफाई से लेकर के हर चीज़ सुविधा आपको दिया जाएगा। और बहुत शांतिपूर्ण माहौल है वहाँ पर। आप जाकर जो भी संझौली के आसपास है, और गर्ल्स के लिए फ्री है। एक और पॉजिटिव चीज़ है कि जो भी लड़की है उसके लिए एडमिशन चार्ज या जो भी शुल्क है वो फ्री है। ठीक है। अभी के लिए आप लोग जितना से जल्दी हो सके, अगर जो भी उस एरिया के हो, अगर लाइब्रेरी जाने के लिए इच्छुक हो तो जा सकती हैं, लड़का हो या लड़की। लड़कियों के लिए फ्री है और लड़कों के लिए फी लगेगा। अब समझ रहे हो दोस्त? कोई बात नहीं, आप लोग चले जाइएगा, एक बार देखिए पढ़ के वहाँ भी। चलो दोस्त, आज हम लोग क्यूज में आगे बढ़ते हैं। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। बताओ, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तब परिशोधन के लिए। परिशोधन के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए, यानी एक डायरेक्शन में, एक दिशा में धारा के प्रवाह करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। कोई डाउट? अच्छा, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? यानी एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? तो वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉफ ने। किसने? जीवाणु के जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? पेप्टिडोगलकन। पेप्टोडोगलकन का बना होता है। यानी जीवाणु के जो कोशिका भित्ति होता है वह किसका बना होता है? पेप्टोडोगलकन का बना होता है। अगर कवक की कोशिका भित्ति पूछे कि कवक के कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का। किसका बाबू? काइटिन का। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या है बाबू? तो कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। कोई शक? देखिए, रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। यानी रक्त प्लेटलेट्स को कहते हैं रक्त बिम्बाणु। रक्त बिम्बाणु। ठीक है। यानी रक्त के स्कंदन में रक्त को जमने में मदद करता है। रक्त को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बाबू? विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। कोई डाउट? देखो, विटामिन ए के रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल, बी1 के थाइमिन, बी2 के राइबोफ्लेविन, ठीक है, आ बी3 के नियासिन, आ बी5 के पेंटोथेनिक एसिड, आ बी6 के पैराडॉक्सिन, बी6 के पैराडॉक्सिन, बी7 के बायोटिन, बी9 के फॉलिक एसिड, आ बी12 के साइनोकोबालामिन, बी 12 के यानी बी12 के साइनोकोबालामिन। अब बी12 में कौन से धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु। कौन सा? कोबाल्ट। कोई डाउट? अच्छा, बी के बाद सी के रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, डी के कैल्सीफेरॉल, ई के टोकोफेरॉल, आ के फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। अच्छा, किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ के नृत्य है बाबू? तो केरल के। केरल के मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम कहाँ के है? भारतनाट्यम बताओ, तमिलनाडु। कहाँ के? तमिलनाडु के भारतनाट्यम। मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम केरल। तो किस नृत्य शैली कथा या भाव में हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम में जो कथा लिया जाता है ना, तो वह महाभारत या रामायण से। अब महाभारत जो युद्ध चला था कितने दिन चला था? महाभारत जो युद्ध चला था वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन चला था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अच्छा जी, पूछता है कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में।
अच्छा, महाभारत के पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत के पुराना नाम जय संहिता। अच्छा, महाभारत का फारसी में नाम क्या है इसका? तो रजमनामा। कौन? रजमनामा। और इसका महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदाऊनी ने। किसने? यानी रजमनामा नाम से किसने किया था बाबू? तो बदाऊनी ने। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक? महाभारत के लेखक? वेद व्यास। महाभारत के लेखक? वेद व्यास। कोई डाउट? अच्छा, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो तमाशा। लावड़ी या तमाशा कहाँ का नृत्य है बाबू? महाराष्ट्र का। लावड़ी या तमाशा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? अच्छा, सालसेट द्वीप पर स्थित है। अच्छा, मुंबई के संस्थापक कौन है? गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार मुंबई के संस्थापक। ठीक है। 7 टापुओं के अगर पूछेगा कि नगर किसे कहते हैं, 7 टापुओं का नगर, तो मुंबई। कौन है? मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच प्रसिद्ध कौन सा है? तो तमाशा और लावड़ी। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अंतर्मुख विस्फोटक तकनीक का विकास, यानी भारत में परमाणु का विकास, परमाणु बम या वगैरह ये सब बनाने का विकास किसने शुरू किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। कब? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को का उड़ान भरा था, छोड़ा गया था। ठीक है। यानी पृथ्वी से उसे प्रक्षेपित कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975। कौन सा? आर्यभट्ट को। इसरो की स्थापना कब हुआ था बाबू? 69 में। 1900। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। नासा, नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ के? अमेरिका के। नासा के भी स्थापना कब? 1958 में। डीआरडीओ के भी 1958 में। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। 1969 में। ठीक है। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कर के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसी बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं ने दी थी। बात समझ में आ गया? यानी किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। कहाँ की महिलाएं? बारदोली के महिलाएं। और किसको? वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई, यानी सरदार की उपाधि दी गई। तब पूछता है कौन पेपर में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन, बताइए कौन से ये में आंदोलन में पड़ा था ना उनका नाम? तो बारदोली सत्याग्रह में। कौन से सत्याग्रह में पड़ा था? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कर विरोध में, कर के विरोध में। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? देखो, पूर्ण प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया था बाबू? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1900 सॉरी दोस्त, 1969 ईस्वी में। कब? 1900 सॉरी 69 कह देना, 1929 ईस्वी में। कब बाबू? 1929 के लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। 1929 के लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे। उसकी अध्यक्षता यानी पूर्ण स्वराज्य का मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में उठा था। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म पूछेगा तो 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889। कोई डाउट? अब मृत्यु पूछ देगा तो मृत्यु ला जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो दोस्त। ठीक है। बताओ, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे। रिमोट में कौन से तरंगे? सूक्ष्म तरंगे। घर में रिमोट चलाते हो ना, लहंगा उठा दें रिमोट से, यानी गाना है ना, तो इसको कहने का मतलब है कि रिमोट पर जहाँ भी ध्यान आए तो समझ आना कि क्या सूक्ष्म तरंगे उसमें उपयोग हुआ है।
कौन सा? सूक्ष्म तरंग। कोई डाउट? अच्छा, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो गुणता में। गुणता में अंतर होता है। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो गुणता में। यानी गुणता कहने का मतलब मोटापन, हल्का सा आवाज में। ठीक है। सबसे अगर पूछेगा कि पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा। या सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। सबसे पहले वाद्य यंत्र बजाने वाला में किसका आविष्कार हुआ था? ढोलक, तबला, वीणा, सितार, इस सब में तो वीणा का। किसका? माँ सरस्वती वीणा बजा रही है। यानी वीणा का आविष्कार सबसे पहले हुआ था वाद्य यंत्र में। मामला समझ में आया क्या? अरे समझ गया क्या? क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण एक कांच की सिली में हवा से प्रवेश करती हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। तरंगदैर्घ्य घट जाना का मतलब उसका विचलन, विकिरण, ये सब का हो जाना? बढ़ जाना। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसीलिए सिग्नल में रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा दूर से देखा दे लाल रंग। कोई डाउट है? लेकिन इसका जितना आप पूछ देगा विकिरण, इसका विचलन, इस सब कम होगा। क्या होगा? अब जिसका देखना, जिसका तरंगदैर्घ्य कम तो उसका विचलन, ठीक है, विचलन हो गया। और क्या हो गया? तुमको विचलन वगैरह जितना भी है ये सब क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उल्टा होता है। यानी तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका विचलन कम, तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका विचलन विकिरण कर रहा हूँ, संचरण होता है या विकिरण कह सकते हो, वो सब भी क्या होता है? कम होता है। लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन सबसे ज्यादा ना। देखो, सीमेंट का दृढ़ीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी सीमेंट को कठोर करे खातिर उसमें क्या किया जाता है? निर्जलीकरण के मतलब उससे जल की मात्रा सोख लिया जाता है, निकाला जाता है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है? सीमेंट में जल्दी पकड़ने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सीमेंट जो आप यूज करते हो उसमें जिप्सम की मात्रा मिला रहता है। जिप्सम के सूत्र कौन बता देगा? CaSO4 इंटू 2H2, CaSO4 इंटू 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2, CaSO4 इंटू हाफ H2। अच्छा, बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होता है? CaOH के होल टू एच, CaOH के होल टू एच। अगर पूछ देगा कि अनबुझा चूना तो CaO या कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, संगमरमर का सूत्र पूछ देगा तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई डाउट? यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा आधा। यानी कहने का मतलब है कि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दोगे, कोशिका के व्यास को दोगुना करोगे तो उसके भीतर पानी का उठाव क्या होगा? आधा होगा। यानी कहने का मतलब कि मान लो केस नली है, अगर इसका व्यास तुम दुगुना करोगे तो इसमें पानी का उठाव क्या होगा? आधा। तो इसे पानी जितना स्पीड से पतला में जितना जल्दी ऊपर जाएगा उससे क्या होगा? अगर इसका व्यास दुगुना करोगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। यानी जितना पहले चढ़ रहा था उससे आधा चढ़ेगा। बात समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या आकार होता है? अब बताओ। छोट छेदा बा, छोट एगो प्लेट में ओकरा के गरम करोगे ना तो छेदा के आकार का होगा? बढ़ेगा। यानी छिद्र का आकार क्या होगा? ये नहीं कि घटेगा, सिकुड़ाएगा नहीं। ये गलती नहीं करने का, न तो दिल गलती कर बैठेगा। बात समझ में आ गया ना? यानी अगर पत्थर में या कोई भी प्लेट में छोटा सा छिद्र है, अगर उसको गर्म करोगे तो वो क्या होगा? फैलेगा। अब फैलेगा तो उसका छिद्र का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। मामला समझ में आ गया? देखो, प्याज किसका विकसित रूप है? तो प्याज तना के। प्याज किसका? अदरक तना, अदरक ना, अदरक, प्याज, आलू तना। आलू में कौन सा जनन होता है? कौन बता देगा? कायिक जनन। आलू में कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। अगर पूछेगा कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो शिमला में। कहाँ पर? शिमला। स से सेना, स से शिमला। क्या याद आ गया?
अरे 1857 की क्रांति में सेना के मुख्यालय कहाँ था? शिमला। और जबकि तोपखाना वगैरह के मुख्यालय कहाँ था? मेरठ। कहाँ? कोनो डाउट? हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम, एलेन और पेन ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। एओ ह्यूम थे यूरोपियन और उनको कहाँ बस गए आकर शिमला में। देखो नोआखाली कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। नोआखाली कहाँ स्थित है बाबू? बांग्लादेश में। नोआखाली बंदरगाह भी है कहाँ पर? बांग्लादेश में। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? जल्दी बताओ। श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? श्रीलंका को। मोतियों का द्वीप चाबहार बंदरगाह ईरान में। चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह ईरान में। हाँ पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। ठीक है। किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो पृथ्वी। यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल मौजूद है, बाकी कहीं जल नहीं है। बात बुझा रहा है जी। यदि एक पेड़ के जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होती है? तो 50 वर्ष। यानी अगर एक पेड़ काटे उसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी ऐसे गोल गोल परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई दे तो इस पेड़ की आयु कितनी है? 50 वर्ष। हाँ अब वो पूछता है कि किसी पेड़ की आयु कैसे पता लगाया जाता है? तो उसके वलय को गिन कर यानी घेरा के गिन के, जो काला पार्ट नहीं होता बीच में उसी को। सत्याग्रही महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो 1908 ईस्वी में। यानी सत्याग्रही के मतलब महात्मा गांधी के सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो 1908। देखो सत्याग्रह एक्चुअल में शुरू किए थे कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत में पूछेगा कि सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ? तो चंपारण सत्याग्रह में 10 अप्रैल 1917 के। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को क्या किया था? इनवाइट किया था कि आइए हमारे यहाँ तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। तिनकठिया का मतलब 15% भूमि या 15% भूमि या 15% का मतलब 3/20। ठीक है। आंदोलन हो रहा था। अच्छा खरगोश में कौन सा ऊन निकलता है बाबू? तो अंगोरा ऊन। खरगोश में कौन सा ऊन? अंगोरा ऊन। ठीक है। नोआखाली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 मेगा जूल के। 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम प्लायन वेग होता है? तो 11.2। 11.2। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 3 पॉइंट कुछ समथिंग 3 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट समथिंग है चंद्रमा के लिए। यानी इतना किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंकोगे तो चंद्रमा पर चल जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंकोगे ना तो कहाँ चल जाएगा? अंतरिक्ष में। कहाँ पर? ढेला मारोगे इतना स्पीड से तो अंतरिक्ष में चल जाएगी। ये ना आ जाके घूमेगा गोले गोले। कैसे? हाँ जैसे एक देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो गिरावट आती है। यानी देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो गिरावट आती है। एफडीआई तो कम आई। अब एफडीआई एगो टर्म समझाता हूँ तुमको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई क्या करता है कि भारत में मान ले तुम्हारे यहाँ वो जीडीपी जीएनपी देख करके तुम्हारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है। बात को समझो। अगर तुमको रिलेशन में समझाता हूँ कि तुम्हारे घर पैसा की जरूरत है 1 लाख रुपया, तो कोई जल्दी कब देगा? तुम्हारे आस पड़ोस के देखेंगे, जैसे तुम्हारे घर की कंडीशन देखेंगे कि तुम पैसा दे सकते हो कि नहीं, तबे वो पैसा देंगे तुमको। ना तो बहाना मार देंगे कि हमारे पास नहीं है। यानी घर से मजबूत हो तब तो तुमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन घर से कमजोर हो तो तुमको कोई देने वाला नहीं है। बात समझ गया? तो वही होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि देश में क्या होता है बाबू कि मान लो यहाँ पर जीडीपी जीएनपी जो भी है ये अगर घाटे में तुम्हारा कम है, ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले इस बार जीडीपी के मात्रा मान लो डाउन में चला गया है पिछले साल के मुकाबले,
तो अब क्या करेगा कि जो एफडीआई है वो देखेगा कि इस देश का कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो कम मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कम मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्ट किस चीज़ पर करेगा, मान लो कोई कंपनी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हमारे कंट्री में जो इन्वेस्ट करता है पैसा ना, तो उसी को एफडीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पैसा कब इन्वेस्ट करेगा, जब हमारे देश का जीडीपी सबसे ज़्यादा रहेगा या बढ़िया रहेगा, समृद्ध रहेगा। अगर ये जीडीपी घाटा में रहेगा तो समझ अभी क्या होगा, एफडीआई की मात्रा भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ गया क्या? अरे बात समझ में आ गया? अच्छा, पृथ्वी किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर। यानी पृथ्वी के किस अक्षांश पर, तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यानी 66.5 डिग्री पर बाबू 24 घंटे का होता है प्रकाश उपलब्ध रहता है। ठीक है। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। यानी किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटा, अब ज्वार और भाटा टर्म समझो। अगर समुद्र के लहर सब देखा है, अरे गया नहीं होगा तो टीवी में फिल्म में तो देखा होगा, लहराती हुई हीरोइन के साथ, ठीक है, हीरो कूद जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखना, धार जो आएगा ना उधर से इधर है, तो उसको कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? अरे रह, ज्वार और भाटा एक ही में कह देंगे, अलग अलग है। यानी जो धार आएगा इधर, बाहर धक्का देगा, लहर ना मरता है, तो उस समझ जाओगे क्या हो गया, ज्वार। और जो रिटर्निंग जाएगा उसको भाटा। क्या कहते हैं? यानी नहरिया वहरिया में देखले ओकर बसन धार मारल लप लप पनिया, तो पनिया आइल कोर पर, तो उ हो गेल ज्वार। आ रिटर्निंग गइल तो भाटा। रिटर्निंग गइल तो एक दिन में ज्वार और भाटा कितने बार आता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। लेकिन कौन? लेकिन इंग्लैंड के तट पर ज्वार भाटा कितने बार? 4 बार आता है। कितना? 4 बार। 8वां अजूबा है, उसी तरीका से वो भी एक अजूबा है। तो पूछ देगा कहाँ पर ज्वार भाटा? 4 बार इंग्लैंड ना। अब विश्व में सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी। कहाँ है फंडी? इंग्लैंड के बगल में जस्ट फंडी की वही जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। बात समझ गया? कोई शक, कोई डाउट? अच्छा, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी बाबू? देखो, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से कौन सी नदी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है अरावली, राजस्थान। तो अरावली जो पर्वत है, इसका सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। कोई डाउट है? इन दोनों नदियों के बीच से निकलते, दोनों पर्वतमाला के बीच से निकलते हैं कौन? नर्मदा नदी। कौन है? अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा और सोन दो नदियां निकलती हैं। दो नदियां। तो सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। 700। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। 1300। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई। अगर पूछ दे कि बताओ गोदावरी नदी के लंबाई कितना है, तो गोदावरी नदी के कह देगा तो गोदावरी के 1469। गोदावरी के कृष्णा के 1400 किलोमीटर और सतलज के 1500 किलोमीटर। कोई डाउट है? तुंगभद्रा के 513 किलोमीटर। 500। कोई डाउट? सोन नदी के 784, नर्मदा के 1312, ब्रह्मपुत्रा के 2900 किलोमीटर, और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। 2500। कोई डाउट? सब याद रखो माइंड में। तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार और भाटाओं में कितना समय अंतर आता है बाबू? तो 12.5 घंटे का। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि का अगर वेट पूछ देगा कि कितना होता है बाबू, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका वेट 0.6 ग्राम होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगोटा, मेडुला सबसे पीछे, सबसे, इसीलिए कभी भी लड़ाई में किसी के पीछे नहीं मरना चाहिए, बात समझ जाना, अन्यथा कार्रवाई तुम पर हो सकता है, पुलिस कार्रवाई हो सकता है, किसी का डेथ हो जाएगा, बात समझ गया? तो कभी भी लाठी डंडे का प्रयोग शरीर पर करें, अन्यथा मस्तिष्क पर नहीं करें। ठीक है, कोई डाउट है? चलो।
चलिए दोस्त, मदर टेरेसा जिनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी, मदर टेरेसा जिनकी मृत्यु 1997 में हुई थी, वह मूल रूप से किस देश की थी? तो अल्बानिया की। अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना। अल्बानिया की राजधानी यानी मदर टेरेसा किस देश की थी? अल्बानिया की। अब मदर टेरेसा भारत में कब आई थी? 1893 में। 1893 में देखो, महात्मा गांधी भारत से कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के वकालत करने। 1893 में श्री अरविंदो घोष कहाँ आए थे? भारत में। मदर टेरेसा कहाँ आई थी? भारत में। 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में, वहीं पर भाषण दिए थे। तो वहीं से जब भाषण दिए तो इनको तूफानी हिंदू का दर्जा, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना गया? स्वामी विदाउट। प्रबुद्ध भारत की रचना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। किसने? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो मदर टेरेसा समझ में आ गया। अच्छा, एगो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगर पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। रहने वाली नहीं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है। अच्छा, ये सरोजनी नायडू कौन से कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। कोई डाउट है? अगर पूछेगा कि बताओ कि प्रथम यूरोपीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1912 में, कब? 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, पटना के पास बांकीपुर है। उसकी अध्यक्षता कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने किया था दोस्त। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गया में एक अधिवेशन हुआ था 1922 में। गया अधिवेशन 1922। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास। किसने? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना। बात समझ में आ गया? भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल वंश का शासक था। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। चोल वंश की राजधानी। संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक। ठीक है। अच्छा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही 5वीं बौद्ध संधि का आयोजन कनौज में हुआ था। कहाँ पर? कनौज में। कौन शक बताओ, देख ली जांच के। ठीक है, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 में। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर। केसरिया मराठा किसने? बाल गंगाधर ना। 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर। होम रूल की शुरुआत पूना से। कौन? बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोले ने असंतोष का जनक कहा था किसको? बाल गंगाधर। 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग मिल गया किसके सुझाव पर? बाल गंगाधर तिलक के। बीपीएससी का क्वेश्चन है। कोई डाउट? चलो, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना
1867 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा अंत किया था कब? 1829 में, 1929 में। 1930 में, 1900 30 में। सरदा एक्ट पारित हुआ था। सरदा एक पारित हुआ। यानी 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को क्या हुआ था? शादी करना निषेध हुआ था, माना हुआ था। ठीक है, सरदा एक्ट गैर कानूनी था। पहले 12 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी 12 वर्ष से पहले ही। पॉलीग्राफ किसके लिए बार वो यूज किया जाता है? तो पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने की मशीन है। झूठ पकड़ने की मशीन है ना। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। ठीक, चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन बीच में पूछा हूँ उसका आप लोग रिप्लाई देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप कीजिएगा कि 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, पटना के पास बांकीपुर शहर है, वहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्त।